हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, चैप्टर नंबर 6 डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी फिजिक्स का। आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीसी सर्किट और मेजरमेंट, और इस चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बेटा एग्जाम में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल का ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स का टाइप नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के टर्मिनल के बीच का, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते। ये सेल है, ये हमने कोई एक रेजिस्टेंस लगाया और एक की लगाई, तो जब हम की ऑफ रखते हैं, ऑफ पोजीशन पे हमने कनेक्ट नहीं किया, यानी कि करंट पास नहीं हो रही, तो सेल के जो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है। इसके बाद आता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? जब सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज होता है। यहां पे ये डॉट लगाई, इसका मतलब कनेक्ट हुआ, वायर में करंट प्रोवाइड हुई, रेजिस्टेंस में करंट गई, ये आर रेजिस्टेंस है। तब सेल के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। टर्मिनल वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ को E से भी कर सकते हैं और एप्सिलॉन से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E से भी और एप्सिलॉन से भी। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में रिलेशन होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां पर I तो करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रही है, और R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये ऐसे सेल के साथ बनाते हैं, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से करंट के रास्ते में रुकावट इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है सेल का। ये रिलेशन ध्यान रखेंगे। दूसरी एक रिलेशन और है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एक ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। टोटल करंट सर्किट में निकालनी है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। एक तीसरा फॉर्मूला और है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, R इंटू E अपॉन V माइनस 1। एक ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। तो 3 फॉर्मूले जो हैं इससे रिलेटेड हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आपके आता है बेटा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये सेल है, जैसे एक ये सेल, एक ये सेल, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम है। इस तरह से ये सीरीज में कितने सेल हैं? n सेल्स हैं। ठीक है बेटा जी। हर एक का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। हर एक का ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है बेटा। और इस सेल से जो कंबाइंड बैटरा बना वो कनेक्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो करंट ज्यादा पाने के लिए, जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, करंट ज्यादा पाने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है अगर कम होती है, सेल के बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम होती है, तब उन सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करके ज्यादा करंट प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा। इसी तरीके से पैरेलल में कैसे करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ज्यादा हो जाता है, तब मैक्सिमम करंट पाने के लिए हम उन सेल्स को
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस साथ साथ में, इसी तरह से ये बहुत सारे सेल्स कनेक्ट हैं, यानी कि n सेल्स हैं पैरेलल में। ठीक है, ये एक टर्मिनल से कनेक्ट है और ये दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये बैटरा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से जो है हर एक सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होती है, यानी कि ये कहें कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, तब हम उन सेल्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, ज्यादा करंट पाने के लिए। तीसरा होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या होता है? मिक्स्ड में कनेक्ट होना। मिक्स्ड मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड में तब करते हैं हम जब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। जब बैटरी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब हम उनको कैसे कनेक्ट करते हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग में, ज्यादा करंट पाने के लिए। ये चीजें आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, वैसे तो इनका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, तो इसलिए इसको इस तरह से प्रिपेयर करें। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ध्यान दें। आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे ये दो सेल्स हैं, ये सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है बेटा, ये दो सेल्स कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में। ठीक है, इसका जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट है, इसका ईएमएफ 4 वोल्ट है सपोज। तो 3 और 4 वोल्ट के दो सेल सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? तो अगर आपको इसमें इफेक्टिव ईएमएफ पूछे, इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछे, तो आप क्या करेंगे? 3 + 4 7 वोल्ट आंसर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर ये दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, इस तरह से कुछ, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं दो सेल्स, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं अगर दो सेल्स, और इसका भी ईएमएफ 3 वोल्ट है और इसका ईएमएफ भी 3 वोल्ट है, दोनों सेल्स का ईएमएफ 3 वोल्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? अगर आपसे पूछे कि इनका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 3 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो पैरेलल में चाहे कितने भी सेल्स कनेक्ट हैं, हर एक का ईएमएफ सेम आपको गिवन होगा, आपके सिलेबस में यही है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? E। और अगर सीरीज में कनेक्ट है n सेल्स, तो NE हो जाएगा नेट ईएमएफ। तो ये बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉज। देयर आर 2 लॉज। नंबर 1, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल कहता है किसी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का, वो 0 होता है। किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम करंट का क्या होता है? 0। किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने सपोज एक वायर ये ली, एक वायर ये ली, 2 वायर एक जंक्शन को जा रही हैं, और इस जंक्शन से 3 वायर निकल रही हैं। ठीक है बेटा जी, ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे 2 वायर से करंट जा रही है, एक I1 और दूसरी I2, और ये जंक्शन से करंट निकल रही है I3, I4 और ये I5। ठीक है, तो इस जंक्शन पे नेट जो करंट होती है वो किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी? 0 के। यानी कि I1 और I2 हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव, और I3, I5, I4 और I5 ये नेगेटिव। तो नेट करंट कितनी होती है अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल? 0। सो इट मींस I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + I4 + I5। इसका मतलब जंक्शन को जितनी करंट जाती है उतनी ही करंट जंक्शन से निकलती है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इंप्लाइज दैट दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में कि ये किस बेसिस पर है। जंक्शन रूल यानी किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो बेस है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बेस करता है बेटा जी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? लूप रूल। सेकंड रूल का नाम क्या है? किरचॉफ्स के लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, सर्किट का कोई क्लोज्ड लूप है, किसी भी क्लोज्ड लूप में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल यानी कि आई आर का सम, जितने भी रेजिस्टेंस लगे उनका सम, पोटेंशियल का सम उसके अक्रॉस किसके इक्वल होता है? नेट ईएमएफ के, ठीक है। दिस इज द लूप रूल। अब इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे लूप रूल को? अब एक कोई जो है सर्किट कंसीडर करेंगे, ये सेल है, एक ये रजिस्टर लगा है, एक दूसरा लूप है, इसमें भी ये सेल है, एक दूसरा रजिस्टर लगा है, और इसमें कोई सेल नहीं लगा, सिर्फ एक रजिस्टर लगा है। इस तरह से ये लूप फॉर्म होते हैं बेटा जिसमें। तो ये क्या है? ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है बेटा। तो इसमें कितने लूप दिख रहे हैं आपको? इसमें 3 लूप हैं। क्लोज्ड लूप कितने हैं? 3। एक तो है पूरा वाला ए बी डी ई ए, ये पूरे वाला। दूसरा है ए बी सी एफ ए, ये वाला ऊपर वाला। और तीसरा है नीचे वाला एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी एफ, 3। तो 3 लूप है। तो हम जनरली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो 2 लूप्स लेते हैं जिसमें एक ही सेल आए। जैसे इसमें कौन सा लूप ले रहे हैं हम? पहले लूप ए बी डी ई ए, पूरे वाला लूप, ठीक है बेटा, ये पूरे वाला लूप हम लेते हैं। तो इसमें जो है हम किरचॉफ्स का रूल जो है लूप रूल कैसे अप्लाई करेंगे इसमें? तो इसके लिए करंट देखेंगे पहले। ये मान लेते हैं सेल का ईएमएफ E1, ये सेल का ईएमएफ E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3, ठीक है। E1 से करंट निकल रही है मान लेते हैं I1, E2 से करंट निकल रही है मान लेते हैं I2। दोनों जंक्शन पे आई, जंक्शन से वापस करंट कितनी निकली? I1 प्लस I2। फिर यहाँ I1 प्लस I2 करंट गई तो R1 में वही करंट चली गई I1 और इसमें सेम I2 करंट, ठीक है बेटा जी। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट लॉ भी इसमें अप्लाई हो गया। अब इसके बाद लूप अगर हमने लिया है ए बी डी ई ए, तो इस वाले लूप में ए बी डी ई ए जितने भी रजिस्टर लगे हैं, कितने रजिस्टर लगे हैं? 2, एक R1 और एक R3। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? I1 R1 प्लस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? I1 प्लस I2 इंटू R3। तो नेट पोटेंशियल हो गया जितने भी रजिस्टर लगे हैं उसके अक्रॉस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? नेट ईएमएफ कितना है? एक ही सेल है तो ईएमएफ कितना? E1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इस तरह से। इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनानी है तो कौन सा लूप लेंगे? एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, इस वाले लूप में। अब दूसरे वाले लूप में आप देखिएगा रजिस्टर कितने लगे हैं? 2, एक R2 और एक R3। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल I2 R2 और R3 के अक्रॉस वही I1 प्लस I2 इंटू R3 और किसके इक्वल? E2 के। इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। तो दिस इज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। और ये लॉ किसको इंप्लाइज करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले आप ये नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बेटा जी, व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि ये 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। 4 रजिस्टर कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं एक स्क्वायर के चारों साइड पे।
एक स्क्वायर की चारों साइड पे 4 रजिस्टर कनेक्ट हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू P है, इसकी वैल्यू Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज के एक डायगोनल के अक्रॉस, ये है डायगोनल, ये डायगोनल है, इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट होता है और एक की कनेक्ट होती है। ठीक है बेटा, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और एक की कनेक्ट होती है। जी, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा और एक की कनेक्ट होती है। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट है। अब क्या करते हैं कि ये PQRS इस तरह से अरेंज हैं, ये PQRS 4 रजिस्टर इस तरह से अरेंज हैं कि इसके जो बीच में जो करंट है वो पास ना हो। यानी कि पहले तो हमने क्या किया कि की को ऑन किया, ये की को क्लोज किया, की को क्लोज किया, इससे करंट गई, इससे करंट इसमें गई, इसमें गई, फिर इस तरह से करंट पास आउट होती है बेटा जी। ठीक है, क्योंकि ये ऑफ पोजीशन पे है तो इसमें बीच में करंट जा ही रही है। लेकिन PQRS को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि इसको ऑन करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आए। ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये बैलेंस की कंडीशन है। तब इसमें 2 लूप्स लेते हैं, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसको, तो एक ये लूप हो जाता है और एक ये लूप हो जाता है। तो ये A B C D, तो लूप लेंगे सबसे पहले, फॉर लूप A B D A, ये वाला पहले वाला लूप। इस वाले लूप में देखिए करंट कितनी पास हो रही है, ये I करंट है, इसमें मान लेते हैं I1 करंट गई और इसमें I2, तो ये I2 करंट है और ये I1 करंट है। तो पहले वाले लूप के लिए I1P ये पॉजिटिव है और ये लूप के अपोजिट है, तो ये -I2R इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेल इसमें लगा हुआ ही नहीं है। तो नेट EMF जो है, नेट पोटेंशियल जो है अक्रॉस रजिस्टर इज 0। सो I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 1, ये और करके लिख लेंगे। इसके बाद सेकेंड लूप के लिए, नाउ फॉर लूप ACDB, इस वाले लूप के लिए क्या है, I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0 और I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। दिस इज द कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। नोट, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। देखो बेटा, 2 यूज हैं एक्चुअली पोटेंशियोमीटर के। पहला यूज है फॉर कंपेयरिंग द EMF ऑफ 2 सेल्स। एक तो 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वायर बनाएंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर की वायर में 4 फोल्ड होते हैं बेटा जी, ये देखो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड बनाए। ठीक है, ये A और ये B, इस तरह से मैं लिखा AB एक वायर है, ये 400 सेंटीमीटर की, 4 मीटर की। ठीक है बेटा, इस वायर के ऊपर एक स्केल इस तरह से बना देंगे, एक मीटर रूल है ये मीटर रूल है बेटा जी। ठीक है, इस पे मार्क कर देंगे इस तरह से कोई, तो ये स्केल है, मीटर रूल है 100 सेंटीमीटर का। तो 400 सेंटीमीटर की एक वायर हमने ली,
इधर की साइड से जो है हम एक बैटरी या सेल लगाते हैं, बैटरी या सेल एक की लगाएंगे और एक रेओस्टेट लगा देते हैं बेटा, करंट को कम ज्यादा करने के लिए ये रेओस्टेट लगा देते, ये बी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से बैटरी, सेल और जिससे हम करंट इसमें प्रोवाइड कर सके बेटा जी, ये बैटरी से हम करंट प्रोवाइड कर सके इसे ऑन करके। ठीक है, तो इस वायर में करंट कैसे जाएगी, ये इस तरह से गई, ये इस तरह से करंट जो है ये पूरे सर्किट में जाती है। ठीक है बेटा, दूसरा ए ही पॉइंट से हम दो सेल जिनको ईएमएफ कंपेयर करना है तो दो वायर लेंगे इस तरह से, एक ये सेल जिसका ईएमएफ E1 है, एक ये सेल जिसका ईएमएफ E2 है, और ये हमने एक की इसमें लगाई, एक की इसमें लगाई, और दोनों को कंबाइन करके इससे ये गैल्वेनोमीटर लगाया, शंटेड गैल्वेनोमीटर एक्चुअली, ये शंटेड गैल्वेनोमीटर लगाया, ये शंट है, और इससे एक जॉकी कनेक्ट करेंगे, जो कि कहीं पर ये जे, जॉकी जे जहां पे टच करके ये नल पॉइंट लाए हम। ठीक है, तो ए से जे तक की लेंथ जब हम E1 को ऑन करते हैं, ये वाला स्विच ऑन करते हैं, तो E1 हरकत में आता है, E2 ऑफ रहता है। तो E1 के थ्रू जब करंट पास आउट होती है तो E1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, KL1। ठीक है बेटा जी, K कांस्टेंट है, L1 A से J तक की लेंथ है, इसको पॉइंट को करके जब नल पॉइंट आए, और जब हम इस की को यहां से हटा के इसमें कनेक्ट करते हैं E2 में, तो वैल्यू हमारी आ जाती है नल पॉइंट की जिस पोजीशन पे आती है, तो A से J क्या हो जाएगा, L2। ठीक है, तो E1 E2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला। ये भी एक नंबर में पूछ लेते हैं डायग्राम के साथ, तो ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना है। अब दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का, उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, सेम मेथड से। ये हमने 4 फोल्ड में वायर ली, ए बी, ये ए, ये बी, ए से हमने वही एक सेल या बैटरी कनेक्ट की, इससे एक की और एक रेओस्टेट, सेम मेथड से हमने इधर की साइड से उस तरह से कनेक्ट किया जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ था। इसको हम ऑन करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से करंट जाएगी इस तरह से, सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो होगी। इसमें हम यहां पे इसके ऊपर एक मीटर रूल रख देंगे, ये मीटर रूल इस पे मार्क कर देंगे, ये थोड़ा सही कर लेना बेटा। ठीक है, और दूसरी वायर से हम क्या कनेक्ट करेंगे, इसमें एक सेल कनेक्ट करेंगे, जिसमें जिसके अक्रॉस जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे बेटा जी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, और फिर ये गैल्वेनोमीटर, इसमें ये की जो है आपकी यहां पे लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये गैल्वेनोमीटर लगा देंगे बीच में, शंटेड गैल्वेनोमीटर एक्चुअली, और यहां से ये जो कि जे कनेक्ट करेंगे बेटा जी। ठीक है, तो जहां पे भी नल पॉइंट आएगा तो इसका वर्किंग फॉर्मूला हमारा हो जाता है R इंटू L1 अपॉन L2 -1, ये इसका वर्किंग फॉर्मूला है। ठीक है बेटा जी, ये हमारा कैसे आया, सबसे पहले हमने सेल का जो है ये ऑफ रही की, ये तो ऑन रही थी इधर वाली, ये वाली की हमने क्या की, ऑफ रही हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग नल पॉइंट जो आएगा ए से जे तक का, तो KL1 वैल्यू आ जाएगी, L1 लेंथ आएगी। फिर जब हमने इसको जो है यहाँ पे डॉट लगा दी, तो इसका मतलब जो है रेजिस्टेंस बॉक्स हरकत में आया, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आया, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी आ जाती है KL2।
यानी कि ए से जे तक की लेंथ फिर L2 हो जाएगी जब ये की ऑन करेंगे। पहली बारी में की ऑन नहीं की तो E1 की वैल्यू, जब की ऑन की तो V की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर देंगे। E अपॉन, ये E लिख लो खाली, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन V माइनस 1। सो इससे R E अपॉन V की वैल्यू ही रख देंगे, L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस तरह से ये इसका वर्किंग फॉर्मूला आ जाता है दूसरे डायग्राम का, नोट करो।